हेलो बच्चा लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट पढ़ना था हमें। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है, हेडिंग डालते बन प्राप्ति भुगतान खाता, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते फॉर द ईयर एंडिंग और डेट डालते हैं, मतलब 31 मार्च 2020 या 21 या 22 जो भी है ना। तो यहाँ पर ये ईयर एंड की डेट डालते बन। अब हम देखिए ये जो फॉर्मेट है, ये मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं की हैं। जो नोट्स हैं उसमें इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं मदों के नाम, हिंदी में भी लिखे हुए हैं और ज़्यादा डिटेल में भी लिखी हुई हैं। इसमें मैंने मेन जो मदें हैं वो कवर कर रखी हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता स्टार्ट हुआ उसकी हेडिंग से, ठीक है। डेबिट का पक्ष ये होता है और क्रेडिट का पक्ष होता है ये। अब प्राप्तियाँ जो है मैंने आपको बताया था, यहाँ से डेबिट की तरफ से सबसे पहले रोकड़ और बैंक का जो बैलेंस होता है, रोकड़ और बैंक का जो बैलेंस होता है यहाँ से स्टार्टिंग होती है। प्रारंभिक बैलेंस मतलब वर्ष के शुरुआत में हमारे पास कितना पैसा था, ये हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। फिर कितना पैसा आया। फिर मैंने आपको बताया था प्राप्ति भुगतान खाता मतभेद नहीं करता कि उसमें आगमगत मदें आएंगी या पूंजीगत मदें आएंगी। इसमें दोनों टाइप की मदें आती हैं। तो कहीं से भी किसी भी मद से पैसा आए तो वो हमें डेबिट में लिखना है। आइए देखते हैं। आगमगत प्राप्तियां जो हैं, इसमें चंदा, हमें जितना चंदा रिसीव हुआ, रिसीव मतलब कैश में मिला, वो हमें यहाँ पे लिख देना है। चाहे जिस भी ईयर का हो, चाहे पिछले ईयर का भी मिला हो तो भी लिखना है, इस ईयर का भी मिला हो तो भी लिखना है, नेक्स्ट आने वाले ईयर का अगर एडवांस में मिल गया है तो भी हम यहाँ पे चंदे का अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। कहाँ से? रोकड़ वही में से टोटल लगा के। सामान्य दान, देखिए ये जो मदें हैं सामान्य दान और भी, जैसे ये आगे लिखा हुआ है प्रवेश शुल्क, है ना। तो ये चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। मतलब एक एक मद को लेके हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि ये आय व्यय खाते में आने वाली है या बैलेंस शीट में जाने वाली है। तो जैसा मैंने बताया था कि आय व्यय खाते में सभी आगमगत मदें आती हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट में सभी की सभी पूंजीगत मदें आती हैं। तो ये हम डिसाइड करेंगे कब दान को आगमगत मानना है, कब दान को पूंजीगत मानना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो केवल पैसा मिलने से मतलब है हमें। तो सामान्य दान हमें पैसा मिला, हमने यहाँ पे लिख दिया। प्रवेश शुल्क का पैसा मिला, ये हमने लिख दिया। व्याख्यान या मनोरंजन से प्राप्तियाँ, अगर कोई एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर व्याख्यान देते हैं, ठीक है, हो सकता है वो नॉलेज ही बांट रहे हों, या फिर कोई मनोरंजन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया तो उससे कुछ प्राप्तियां होती हैं, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट की तरफ। अगर कोई हॉल वगैरह है किराए से दिया तो इनकम हुई। लॉकर, अपने मेंबर्स को लॉकर की सुविधा दे रखी है, उससे इनकम हुई, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने। सरकार से अनुदान की प्राप्ति हुई, अनुदान मतलब वही सरकार की तरफ से वो सहायता प्राप्त होती है, वो यहाँ पे हमने लिख दी। फिर क्या? पूंजीगत प्राप्तियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? विशिष्ट दान। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सामान्य दान और विशिष्ट दान, मतलब दान के यहाँ पर दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो सामान्य वाला और दूसरा विशिष्ट वाला। अब दान को कब हमें सामान्य मानना है, कब हमें विशिष्ट मानना है, या क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्लियर कि ये सामान्य दान है, ये विशिष्ट दान है, ठीक है, तो उसको आगमगत मानना है या पूंजीगत मानना है, ये सब हम डिसाइड बाद में करेंगे जब हम इन मदों के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो विशिष्ट दान प्राप्त हुआ, अपन ने यहाँ पे लिख दिया। वसीयत, मैंने बताया था कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो शायद अपनी वसीयत, अपनी बहुत सारी संपत्ति जो है वो वसीयत में लिख के चले गए कि मेरे ना रहने के बाद ये जो मेरी संपत्ति है इसका इतना हिस्सा है या पूरी संपत्ति इस एनपीओ के नाम पे हो जाएगी। तो एनपीओ को वो वहाँ से प्राप्ति हुई है, तो यहाँ पर वसीयत लिख दिया अपन ने कि वसीयत से प्राप्ति हुई है, ठीक है। आजीवन सदस्यता शुल्क, ठीक है, लिख दिया अपन ने, प्राप्त हो गई। फिर निवेश का विक्रय, निवेश जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे उसको बेचा तो पैसा आया, प्राप्तियों की तरफ हमने लिख दिया। और भी हैं लेकिन वो सेकेंडरी हैं थोड़ी सी, तो मैंने यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखी हुई हैं, नोट्स में लिख रखी हैं मैंने वो सब चीज़ें। अब हम क्रेडिट भुगतान की तरफ चलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कैश ना हो और बैंक का ओवरड्राफ्ट हो, अधिविकर्ष,
है ना। मतलब कि हमारे पास जो पैसा है वो माइनस में है बोला जाए तो, है ना। बैंक अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, मतलब बैंक से लोन ले रखा है, तो इसका जो बैलेंस होगा उधार का, या जो हमारे पास पैसा नहीं है, ओवरड्राफ्ट है, उसका जो बैलेंस होगा वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमें इस तरफ से शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। फिर यहाँ पर आगमगत भुगतान किए जाएंगे, वेतन, मजदूरी, किराया दिया, अंकेक्षण शुल्क, सीए से ऑडिट कराया, उसको अपन ने पेमेंट किया, अंकेक्षण शुल्क, मानदेय। मानदेय नॉर्मली क्या होता है, सचिव को दिया जाता है। ये मानदेय जो ऑर्गेनाइजेशन का सचिव होता है ना, नॉर्मली उसके लिए होता है सचिव का मानदेय। तो उसको एक तरीके से बोला जाए कि ये उसकी सैलरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उसकी सर्विसेज के बदले में हम कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मानदेय बोल देते हैं, ऑनोरियम, ठीक है। जल और बिजली के खर्चे, ये सब क्या है, आगमगत भुगतान है। फिर पूंजीगत भुगतान, स्थायी संपत्तियों का क्रय, हमने कोई बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदी है तो वहाँ से अपन को क्रय करेंगे जब, तो पैसा हमारे हाथ से जाएगा तो भुगतान हुआ, तो क्रेडिट कर दिया अपन ने। पुस्तकें खरीदी, पुस्तकें जो हैं वो स्थायी संपत्तियाँ मानी जाती हैं एक लाइब्रेरी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर उसका क्रय जो है वो आ जाएगा पूंजीगत भुगतान में। निवेश, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो हमारे यहाँ से पैसा गया, हमारी संपत्ति बन गई। मतलब कि जैसे हमने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, बैंक में एफडी बनाई 5 लाख रुपए की, तो वो एफडी जो है वो हमारी संपत्ति बन तो गई, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे हाथ से तो पैसा गया ना, भुगतान तो करना पड़ा ना हमें, ठीक है, तो यहाँ पर भुगतान की तरफ लिख देते हैं। फिर क्या लगा है, सावधि जमा, यही फिक्स डिपॉजिट की बात हो रही है। निवेश में किसी शेयर में या डिवेंचर में निवेश की बात होती है। पुरस्कार, विनियोग इत्यादि। तो पुरस्कार, कोष, विनियोग क्या कहलाता है, एक तो पहले समझे कोष का मतलब क्या होता है। कोष मतलब एक फंड जो हमने इकट्ठा किया है, समझ लें कि एक गुल्लक में कुछ पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पुरस्कार बांटने के लिए। पुरस्कार क्यों बांटेंगे, कोई हो सकता कल्चरल प्रोग्राम करवाएं या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं, तो जीतने वाले विनर को हम पुरस्कार देना चाहते हैं, तो हमने एक फ़ंड बना लिया जिसमें से ही निकाल के हम पैसा देंगे। लेकिन उस फंड में पैसा तो इकट्ठा हो गया, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है या प्राइज़ नहीं बांटे गए हैं, तो ये लंबे समय के लिए रखा हुआ है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो पैसा रखा है फालतू, इसको हम इन्वेस्ट कर देंगे कहीं, कम से कम जब तक हम इसको बांट नहीं रहे हैं प्राइस के रूप में, तब तक ब्याज या डिविडेंड तो आता रहेगा हमारे पास, है ना। तो पुरस्कार, फंड, विनियोग, यहाँ भी भुगतान हुआ। फिर लास्ट में क्या देखते हैं, इतना पैसा था, ये पैसा आया, ये पैसा गया। हमने जब रिजल्ट निकाला डेबिट और क्रेडिट का, तो डेबिट का टोटल जो है वो क्रेडिट के टोटल से ज़्यादा था, तो वो ज़्यादा वाला हमने कहाँ लिख दिया, इस तरफ लिख दिया, ठीक है। डेबिट का टोटल ज़्यादा था, वो हमने कहाँ लिख दिया, इस तरफ सामने लिख दिया। तो ये कौन सा बैलेंस है, एक तो डेबिट बैलेंस है, ये हमेशा याद रखें कि क्रेडिट की तरफ शो ज़रूर हो रहा है, लेकिन कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये, है ना। तो रोकड़ का जितना बैलेंस बचा हो वो लिख देंगे, और बैंक का जितना बैलेंस बचा रहता है वो लिख देंगे यहाँ पर। आप नोट्स में से प्राप्ति भुगतान खाते का फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से एक बार पढ़ ज़रूर लें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक वर्ड का हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन पता होना चाहिए, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हमें प्राप्ति भुगतान खाते के कुछ क्वेश्चंस करना है, बहुत ज़रूरी है। चलिए तो मिलते हैं। चलिए, तो हमें अब करना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन कहाँ है, स्क्रीन पर देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बुक पे लिख लीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है। चलिए ठीक है, इसको अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए, मैंने पहले से ही बना रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, है ना। केवल यहाँ पर डेबिट की साइड ये ऐसा लिखना, डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड लिखना बाकी है। क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं अपन अब। एक पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय क्या है, एनपीओ है। एक पुस्तकालय के खातों से प्राप्त निम्न सूचनाएं से वर्ष 2016 के लिए
प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। उन्होंने कहा प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए, कब का? वर्ष 2016 का। ठीक है। अब उन्होंने कहा हतस्थ रोकड़ जो है वो 1/1/2016 मतलब 1 जनवरी से खाते चालू हुए इनके। कब से हुए? कैलेंडर ईयर चल रहा है, 1 जनवरी से चालू हुए तो ख़त्म कब होंगे? 31 दिसंबर पर। ये ज़रूर याद रखें, आप डेट से ये समझ सकते हैं कि अगर जनवरी से खातों की शुरुआत हुई है तो एंड कब होंगे? दिसंबर पर। लेकिन अगर अप्रैल से शुरुआत हुई है तो ख़त्म कब होंगे? मार्च पर। तो यहाँ शुरुआत हुई है कहाँ से? जनवरी से, तो इसका एंड ऑफ ईयर क्या कहलाएगा? दिसंबर। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016, ये सबसे पहले लिख लेना है। जो भी अकाउंटिंग ईयर है वो पहचान कर। ठीक है, मतलब दिसंबर में ये खाता तैयार हो रहा है वर्ष के अंत में। सबसे पहले हतस्थ रोकड़ दी हुई है हमारे लिए, तो हमें हतस्थ रोकड़ कहाँ लिखनी होती है? यहाँ पर प्रारंभिक शेष लिखेंगे। किस चीज़ का है? रोकड़ का है। कितना दिया हुआ है? 4000। ठीक है। फिर वर्ष 2016 में प्राप्त प्रवेश शुल्क 600। तो प्रवेश शुल्क चाहे कुछ भी हो, प्रवेश शुल्क हो, यहाँ कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है अपन को कि ये मद आएगी या नहीं आएगी। जो भी लिखा हुआ है ना, बस वो प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त हुआ ना, अपन को लिख देना है बस। ठीक है, या फिर जो भी भुगतान हुआ है वो हमें लिख देना है। तो यहाँ हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मद कौन सी है। तो क्या है? प्रवेश शुल्क। यहाँ हमने लिखी भाई प्रवेश शुल्क कितनी है? 600 रुपीज़। फिर आगे क्या बोला उनने? प्राप्त चंदे। अब देखिए उन्होंने ये नहीं बोला प्राप्त चंदा, प्राप्त चंदे बोले हैं। मतलब एक ईयर अकेले का नहीं है, इसमें 1 2 3 ईयर के भी हो सकते हैं। देखते हैं आगे। वर्ष 2016 हेतु तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं चंदा, मद का नाम तो लिख ही ले। फिर यहाँ डालेंगे 2016 के लिए कितना मिला है भाई? 2016 के लिए मिला है 1000 रुपीज़, अंदर लिखना है हमें। फिर वर्ष 2016 में वर्ष 2015 हेतु प्राप्त 200 रुपये। ठीक है, मतलब कि 15 का कुछ बाकी था, वो अपन को 16 में जाके मिला है। तो जब मिला है तभी लिखना है इसको। तो अभी 16 में मिला, कब का? 2015 का। तुमने यहाँ भी लिख दिया कितना? 200 रुपये। फिर क्या है? वर्ष 2016 में किराया चुकाया। अब ये भुगतान की बात कर रहे हैं तो हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ लिखते हैं किराया कितना है भाई? 150 रुपये लिख दिया अपन ने। फिर क्या बोला? पुस्तकें खरीदी। अब देखिए पुस्तकें मैंने अभी बताया जस्ट फॉर्मूला पढ़ाते हुए कि पुस्तकें एक लाइब्रेरी के लिए, तो ये लाइब्रेरी ही है, पुस्तकालय ही है, स्थायी संपत्तियां होती हैं। लेकिन हमें डिफरेंस नहीं करना है प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय कि आगमगत है या पूंजीगत है, स्थायी संपत्ति है या चालू संपत्ति है, खर्चा है या इनकम है। ठीक है, हमें केवल इस चीज़ से मतलब रखना है कि पेमेंट हुआ है, ठीक है, या फिर रिसीप्ट हुई है। ठीक है ना। तो अभी हमने पुस्तकें खरीदी तो हमने पैसा दिया होगा, भुगतान किया होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुस्तकें। ठीक है, कितना आया? 1100 रुपये। फिर उन्होंने बोला समाचार पत्र क्रय। तो समाचार पत्र खरीदते हैं तो भुगतान करना पड़ता अपन को, तो भुगतान की तरफ ही लिखेंगे समाचार पत्र क्रय। कितने रुपए में? 500 रुपये में भुगतान किया मतलब। फिर वेतन दिया है हमने 500 रुपये का, तो हम भुगतान की तरफ लिख देंगे वेतन 500 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास पैसा था, मतलब ये 4000, जो हमारे पास पैसा था मतलब कि 4000 और जो आया, फिर उस तरफ क्या लगा? भुगतान किया।
तो कितना बचा हुआ है। ठीक है, ये 4000 थे, ये 600 थी, 4600 हो गए। ये टोटल कितने हैं, 1200 हैं, तो कितने हो गए, 5800 हो गए। मतलब कि 4 पहले थे, 1800 और मिल गए, तो हमारे पास टोटल 5800 रुपये हो गए। अब भुगतान कितना किया हमने ये देखना है। भुगतान हमने किया है 2250 रुपये का। माइनस कर देंगे अपन, ये डेबिट का बैलेंस है, ये क्रेडिट का बैलेंस है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस बचेगा हमारा यहाँ पर कितना, 3550 रुपये। बस बात खत्म। 3550 रुपये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अंतिम शेष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंतिम शेष कायगा है, रोकड़ का है, क्योंकि बैंक तो यहाँ था ही नहीं। कितना है, 3550 रुपये। ये आपका सॉल्यूशन है। कितना सिंपल और आसान है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे से प्राप्ति भुगतान खाते के आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।